शीला चौधरी। स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद है आपकी जिंदगी को आसान बनाना। आपका शो को देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम इस प्रोग्राम में देश भर के एक्सपर्ट डॉक्टर्स को लेकर आते हैं, जिनकी सलाह से आप अपनी बीमारियों से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे जोड़ों के दर्द पर। देर तक बैठे रहने से, ज्यादा देर खड़े रहने से या उम्र बढ़ने पर हमारे घुटने अक्सर अकड़ जाते हैं या दर्द करने लगते हैं। घुटनों का दर्द न सिर्फ बेहद तकलीफ से होता है, बल्कि ये दर्द आपकी जिंदगी को मुश्किल भी बना देता है। आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ देश के अलग अलग जगहों से कुछ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। इन पर हम न सिर्फ डिस्कस करेंगे, बल्कि अपने दर्शकों के सवालों को भी अपने शो में शामिल करेंगे। हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं शल्य जॉइंट रिप्लेसमेंट और आर्थ्रोस्कोपिक सेंटर से डॉक्टर नरेंद्र कुमार। हेलो। इसके अलावा इंदौर से मेदांता हॉस्पिटल के जॉइंट रिप्लेसमेंट कंसल्टेंट और आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर अरविंद रावल। नमस्कार। नई दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर राजू वैश्य। आप सभी डॉक्टर्स का हमारे शो में स्वागत है। डॉक्टर नरेंद्र कुमार, मैं आपसे अपनी चर्चा शुरू करती हूँ। आखिर जोड़ों के दर्द की वजह क्या है? क्या इसे हम उम्र का तकाजा माने कि उम्र बढ़ने के साथ हमें जोड़ों के दर्द का सामना करना पड़ता है, या फिर ये हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल का एक ड्रॉबैक है? जी देखिए, जोड़ों के दर्द की बहुत सारी वजह होती है। आर्थराइटिस उसमें से एक प्रमुख है। और जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती जाती है, तो जो घुटनों के अंदर का द्रव्य पदार्थ, जिसको हम लुब्रिकेटिंग ऑयल या घुटने की चिकनाई बोलते हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और इसके कम होने के फलस्वरूप जो घुटने की दो सतह हैं, किसी भी जोड़ की दो सतह हैं, आपस में घर्षण करने लगती, खुरदुरी हो जाती हैं और धीरे धीरे वो नष्ट होकर के जोड़ों में आर्थराइटिस पैदा कर देती हैं। उम्र के साथ तो ये होता ही है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बढ़ती हुई उम्र के साथ हर एक व्यक्ति को ये हो। लेकिन हाँ, 60 के बाद या 55 के बाद इसके होने की संभावना बढ़ जाती है। जहाँ तक सवाल मॉडर्न लाइफस्टाइल का है, हाँ, मॉडर्न लाइफस्टाइल कुछ हद तक इसमें कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते, हमारा वजन ज़्यादा बढ़ता है, हमारे खान पान की जो पद्धतियां हैं, जो तौर तरीके हैं, वो बहुत उचित नहीं होते। इस वजह से वजन बढ़ करके और लैक ऑफ एक्सरसाइज या व्यायाम की कमी से आर्थराइटिस के होने के चांसेस अधिक बढ़ जाते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर अरविंद रावल, आप बताइए कि जोड़ों के दर्द की समस्या सिर्फ बुजुर्गों में ही है, या मौजूदा दौर में तो ये युवा पीढ़ी में भी नजर आती है? तो ऐसे में हमें कैसे पता चलेगा कि जोड़ों का दर्द आर्थराइटिस की वजह से है या फिर इसकी कोई और वजह है? यूजुअली जो मोस्ट कॉमन या सबसे आम तौर पे पाई जाने वाली आर्थराइटिस जो है, वो तो अधिकतर 60-65 वर्ष की उम्र में शुरुआत होती है। पर आजकल जो देखने में आ रहा है कि अर्ली एज में भी आर्थराइटिस हो रही है। उसका कारण एक तो ये है कि जीवन शैली हमारी चेंज हो रही है, हम कम एक्टिव या सेडेंटरी लाइफस्टाइल अपना रहे हैं, उसके कारण युवाओं में भी आर्थराइटिस देखने को आ रही है। एक यंग पेशेंट्स में जो आर्थराइटिस होती है, वो इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस भी होती है, जिसे हम वो कई 100-200 प्रकार की इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस होती है। उसमें सबसे कॉमन रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो वो पेशेंट, ये कई बार यंग पेशेंट्स में पाई जाती है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस और इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है, दोनों दो अलग प्रॉब्लम्स हैं। इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस में पहले सूजन आती है या इन्फ्लामेशन होता है, और उसके बाद जोड़ों में डैमेज होता है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस में उम्र के साथ में घुटने घिसते हैं, उसके कारण इन्फ्लामेशन होता है, पर एंड स्टेज दोनों में कार्टिलेज का डैमेज है। तो युवा पीढ़ी में भी आजकल आर्थराइटिस दिख रही है, लेकिन हम इसे कैसे डिस्टिंग्विश करें कि ये जोड़ों की प्रॉब्लम है या और कहीं से दर्द आता है? क्योंकि जोड़ों के पास में दूसरे स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, मस्कुलर पेन हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल पेन हो सकता है, कई कारणों से जोड़ों में दर्द हो सकता है। तो इसको दूर करने के लिए आपको तो किसी विशेषज्ञ से सलाह लेना पड़ती है। जैसे आप मेरे पास आते हैं या कोई पेशेंट मेरे पास आता है, तो मैं एक हिस्ट्री लेता हूँ और उसके बाद एग्जामिन करता हूँ, जिससे कि इस डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं कि दर्द जोड़ों में से आ रहा है या और कहीं से रेफर्ड पेन है। यदि मुझे इस तरह की आशंका होती है, तो कई बार मैं घुटने में एक लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्शन दे के देखता हूँ कि यदि उससे दर्द खत्म हो जाता है, मतलब कि प्रॉब्लम घुटने से आ रही है। यदि इंजेक्शन घुटने में दिया लोकल एनेस्थेटिक का, और यदि वो
दर्द दूर नहीं होता है, मतलब प्रॉब्लम घुटने से नहीं है, किसी और कारण से है, तो हमें उसके लिए इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। डॉक्टर राजू वैश्य, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अर्थराइटिस की वजह से जोड़ों में जो दर्द होता है वो किसी खास गतिविधि यानी पर्टिकुलर एक्सरसाइज या किसी खास तरह की पोजीशन में बैठने से बढ़ जाता है? क्योंकि अक्सर हम लोगों की शिकायत सुनते हैं कि ज्यादा देर एक जगह बैठे रहने से या ज्यादा देर चलने से उनके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। देखिए, कोई भी अगर इन्फ्लेम्ड या सूजा हुआ जॉइंट है आर्थराइटिस के कारण से, अगर उसको आपने अनसुपरवाइज तरीके से एक्सरसाइज की या जिम वगैरह किया तो उसमें जोड़ों की तकलीफ बढ़ने की पूर्ण संभावना है। इसलिए डॉक्टर के निर्देश अनुसार ही या फिजियोथेरेपिस्ट के निर्देश अनुसार ही उसको एक्सरसाइज करना जरूरी है। डॉक्टर नरेंद्र कुमार, क्या जोड़ों के दर्द को हम हेरिडिटरी प्रॉब्लम की तरह देख सकते हैं कि अगर परिवार में किसी को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो हमें भी वो परेशानी हो सकती है, और अगर हो सकती है तो हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जी, ये आर्थराइटिस की प्रॉब्लम जेनेटिकली ट्रांसफर तो नहीं होती है, हाँ, लेकिन ये अनुमान लगाया गया है कि जिनके माता पिता को ये समस्या है उनको ये आर्थराइटिस की समस्या होने के चांसेस अधिक होते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि 100% आपको आर्थराइटिस होगा। हाँ, कुछ तौर तरीके बदलने, कुछ सावधानियां रखने से इस प्रॉब्लम से काफी हद तक बचा जा सकता है। जहाँ तक कि ये सवाल है कि हमारे तौर तरीके कैसे होने चाहिए, तो तौर तरीकों में मैं सबसे पहले जो स्ट्रेस देना चाहूँगा या जिस चीज़ को मैं बहुत अनिवार्य तरीके से बोलना चाहूँगा कि व्यायाम या एक्सरसाइज का एक बहुत अहम रोल है हमारी लाइफस्टाइल में। ये घुटने और हिप की जो समस्याएं, आर्थराइटिस से उत्पन्न हुई समस्याएं जो आती हैं, उसमें अगर हम यदि अपना खान पान संतुलित रखें और व्यायाम नियमित रूप से करें तो काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। अगर खान पान संतुलित रखेंगे तो वजन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ओबेसिटी या वजन का अधिक होना आर्थराइटिस का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, जो कि दुनिया में अब रिसर्च द्वारा सिद्ध हो चुका है कि यदि आपका वजन 1 किलो अधिक है, अपने बॉडी वेट जो आइडियल बॉडी वेट है या आदर्श जो आपका वजन होना चाहिए, उससे अगर 1 किलो भी ज्यादा आपका वजन है तो वो आपके घुटनों पे 5 किलो का अधिक वजन डालता है। तो घुटनों के नष्ट होने की संभावना आपकी 5 गुना अधिक हो जाती है यदि आप ओवरवेट हैं। तो खान पान संतुलित रखें, एक्सरसाइज नियमित रूप से करें, और इन सब चीजों को करने से आप काफी हद तक आर्थराइटिस से बचे रह सकते हैं। डॉक्टर अरविंद, आपसे जानना चाहेंगे कि अर्थराइटिस के इलाज के लिए कई तरह के सॉल्यूशंस मौजूद हैं, जैसे दवाइयाँ, घुटनों में लगने वाले इंजेक्शंस या लुब्रिकेंट। ये सॉल्यूशंस कई बार लोगों को मिसलीड करते हैं, इस बारे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे? आर्थराइटिस में दर्द का कारण है कि जो कार्टिलेज है हमारे घुटने के ऊपर वो घिस जाता है। भगवान ने हमें जो कार्टिलेज दिया है उसमें नर्व सप्लाई नहीं होता है या नर्व का दौरा नहीं होता है, तो जब हमारे घुटने, नॉर्मल व्यक्ति के घुटने घिसते हैं तो वहां से हमें दर्द का सिग्नल दिमाग तक नहीं जाता है, इसलिए हमें दर्द का एहसास नहीं होता है या ये पता नहीं चलता कि हमारे घुटने घिस भी रहे। जब कार्टिलेज घिस जाता है तो हमें हड्डी हड्डी पे घिसती है, उसके कारण बोन्स में जो नर्व्स होती है वो स्टिमुलेट होती है और हमें दर्द का एहसास होता है। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें से कुछ काम की हैं, कुछ भ्रांतियां हैं कि वो ठीक करती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो ठीक कर सके। उसमें से एक ड्रग जैसे है दर्द की दवाएं, दर्द निवारक गोलियां हम देते हैं तो वो घुटने पे कोई असर नहीं करती है, मेनली असर वो करती है आपके दर्द के एहसास को कम करती है। तो आप दर्द की दवाएं लेना बंद करेंगे तो आर्थराइटिस का दर्द वापस शुरू हो जाएगा। दूसरी दवाएं जो है जैसे ग्लूकोजामीन है, ग्लूकोजामीन के बारे में ये बताया जाता है कि ये कार्टिलेज का पार्ट है और ये कार्टिलेज को बनाने में मदद करता है। पर ये सही है कि ग्लूकोजामीन और कॉन्ड्राइटिन सल्फेट कार्टिलेज के पार्ट हैं, लेकिन उन्हें हम यदि मुंह से लेते हैं तो और वो घुटने में जाके कार्टिलेज बना देंगे, ऐसा होना शायद पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर राजू, आप बताइए कि क्या आर्थराइटिस का कोई परमानेंट सॉल्यूशन मौजूद है जिससे हमेशा के लिए जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाया जा सके? अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई आर्थराइटिस नहीं है जिसको कि परमानेंटली ठीक होने का हम दावा कर सके, परंतु जिन लोगों को एंड स्टेज या एडवांस आर्थराइटिस है उन लोगों के जोड़ रिप्लेस कर उस आर्थराइटिस को पूर्ण रूप से आर्थराइटिस के दर्द को खत्म किया जा सकता है।
डॉक्टर नरेंद्र कुमार, जोड़ों के दर्द में टोटल नी रिप्लेसमेंट कब कराना चाहिए? ये नी रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन एक बहुत ही साधारण सा ऑपरेशन है, जिसमें हम घुटने की हड्डी की दोनों नष्ट हुई सतहों को एक पर्टिकुलर एंगल में या एक निश्चित तरीके से, सुनिश्चित तरीके से छील के, साफ करके और उसे समतल करके उसकी जगह पे हम एक आर्टिफिशियल लेयर या सतह चिपका देते हैं। और इसी तरीके से जो नीचे वाली हड्डी है उसमें भी नष्ट हुई सतह को समतल करके और उसमें एक ये इम्प्लांट लगा देते हैं। और ये इम्प्लांट जब दोनों आपस में जुड़ करके मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं, तो इसमें घर्षण की मात्रा बहुत ही न्यूनतम होती है, मिनिमम होती है, जिसकी वजह से पेशेंट का जोड़ पहले की तरह चलने लगता है, मुड़ना, उठना, बैठना आदि सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और इस ऑपरेशन से काफ़ी मरीजों ने अभी तक दुनिया में लाभ उठाया है और अब ये अवेयरनेस या ये बात जो है मरीजों की समझ में आती जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा मरीज इस ऑपरेशन को अब कराने लगे हैं। डॉक्टर अरविंद रावल, आपसे जानना चाहेंगे कि घुटनों के दर्द से छुटकारा पाने के लिए हम सर्जरी तो करवा लेते हैं, लेकिन क्या ये सर्जरी एक सुरक्षित उपाय है? घुटनों को बदलने की सर्जरी जो आज के युग में है बहुत ही सुरक्षित सर्जरी है। एनेस्थीसिया नाउअडेज इज वेरी सेफ और इसके जो रिस्क हैं घुटने बदलने की सर्जरी के वो बहुत मिनिमल है। यदि हम परसेंटेज में बात करें तो घुटना बदलने का जो सक्सेस का रेट है वो 95% से ज्यादा सक्सेसफुल सर्जरी है। डॉक्टर राजू वैश्य, आपसे ये सवाल है, इस सर्जरी में कितनी देर लगती है और इसे कैसे परफॉर्म किया जा सकता है? आजकल नी रिप्लेसमेंट करना एक बड़ा सामान्य बात है और उसमें लगभग 45 मिनट से 45 मिनट से 1 घंटे का समय लगता है। और आजकल कई नई तकनीक भी अवेलेबल हैं जिससे कि नी रिप्लेसमेंट को फर्दर इम्प्रूव किया गया है, जैसे कि कंप्यूटर असिस्टेड पेशेंट स्पेसिफिक ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, जिससे कि पेशेंट की ऑपरेशन के पहले ही कंप्यूटर सीटी स्कैन लेकर एक तरह की ब्लॉक या डाई बनाई जाती है घुटने की और उससे ऑपरेशन किया जाता है। तो उससे चीर फाड़ भी कम होती है, दर्द भी कम होता है और ऑपरेशन करने की एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाती है और ह्यूमन एरर के चांसेस भी खत्म हो जाते हैं। डॉक्टर नरेंद्र कुमार, आपसे जानना चाहेंगे कि सर्जरी के बाद पेशेंट को पूरी तरह से रिकवर होने में कितना वक्त लगता है? देखिए, ये सर्जरी या ये शल्य क्रिया की पद्धति पिछले कई सालों में बहुत आधुनिक से आधुनिकतम होती गई है। जैसे जैसे हमारी मेडिकल फैसिलिटी एडवांस्ड होती जा रही है, हमारे पास जो जोड़ हैं, जो इम्प्लांट्स हैं, वो बेहतर तरीके के और बेहतर क्वालिटी के होते जा रहे हैं। और इस सर्जरी को कराने के बाद पहले जैसे मरीज को काफ़ी दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ता था, लेकिन आज की तारीख में नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन के बाद तीसरे दिन या दूसरे दिन ही मरीज को चलाना फिराना चालू कर देते हैं। और जब तक ऑपरेशन के बाद हॉस्पिटल से पेशेंट की छुट्टी होती है, तब तक वो एक मिनिमम सहारे से काफ़ी अच्छी तरीके से चलना फिरना शुरू कर देता है। इसकी रिकवरी या इसके पूर्णतः से ठीक होने में लगभग 1 से 1.5 महीने का समय लगता है और 3 महीने में मरीज घर के बाहर निकल के अपने साधारण कार्यकलाप करने में सक्षम हो जाता है, जैसे कि बाजार जाना, बाहर निकलना, शहर से बाहर जाना, ट्रैवल करना, यात्रा करना, ये सब पॉसिबल हो पाता है 3 महीने के बाद। डॉक्टर अरविंद रावल, आपसे जानना चाहेंगे, लोगों के मन में अक्सर ये सवाल होता है कि सर्जरी के बाद क्या वो फिर से आसानी से काम कर सकती हैं? आप कुछ ऐसी हिदायतें देना चाहेंगे उन लोगों को जिनकी सर्जरी हुई है कि उन्हें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। सर्जरी के बाद रोगी जो है, हम सर्जरी कर ही क्यों रहे हैं? हम सर्जरी करना चाहते हैं क्योंकि रोगी चाहते हैं या मरीज जो है आर्थराइटिस के, वो चाहते हैं कि वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सके। तो सर्जरी के बाद यदि व्यक्ति अपने नॉर्मल काम नहीं कर सकता तो हमारी सर्जरी सक्सेस नहीं है, मेरा यही मानना है। तो मेरे पेशेंट्स जो हैं वो सभी कुछ कर सकते हैं। वो यदि ट्रैकिंग में इंटरेस्ट है तो वो ट्रैकिंग कर सकते हैं, टेनिस खेल सकते हैं, योगा कर सकते हैं और डे टू डे लाइफ के लिए शॉपिंग जाना है, मंदिर जाना है, जो करना चाहे कर सकते हैं। इवन घुटने मोड़ने के लिए मैं मना नहीं करता हूं, क्योंकि आजकल के जो घुटने डिजाइन है
पर्टिकुलरली इंडियन पॉपुलेशन के लिए डिजाइन है, जो कि हाई फ्लेक्स नी जिनको बोलते हैं, उसमें आप घुटने मोड़ के पालथी मार के बैठ सकते हैं। तो कई पेशेंट्स तो पूरा पद्मासन भी लगा सकते हैं। तो क्या नहीं कर सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। लेकिन कुछ पेशेंट्स जो हैं, जो यदि उनने बहुत सालों से घुटने को बेंड नहीं किया है, तो हो सकता है कि वो पूरी तरह पालथी मार के ना बैठ पाए। बट मोर देन 60 to 70% ऑफ पेशेंट्स घुटना बदलने के बाद पालथी मार के बैठ सकते हैं और दैनिक जीवन के सारे कार्य इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स बखूबी कर सकते हैं। डॉक्टर अरविंद रावल ने तो कुछ टिप्स बताए जिनकी सर्जरी हुई है उनके लिए, लेकिन डॉक्टर राजू वैश्य आप क्या कहना चाहेंगे कि जिनकी सर्जरी हुई है, नी रिप्लेसमेंट हुआ है, उन्हें क्या किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? नी रिप्लेसमेंट कराने से पहले जरूरी है कि आप अच्छा डॉक्टर चुने, अच्छे हॉस्पिटल में जाएं। आपकी आर्थराइटिस इतनी सीवियर हो गई है कि अब आपको और कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसका ऑपरेशन जरूर कराएं। और ऑपरेशन कराने के बाद अच्छी तरह से एक्सरसाइज करें, डॉक्टर को रेगुलर फॉलोअप में दिखाएं, फिजियोथेरेपी की जरूरत हो तो वो कराएं। और ये सब करेंगे तो आप इस आर्टिफिशियल नी को आराम से 20 से 25 साल तक चला सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स ने जोड़ों की दर्द की समस्या से जुड़ी कई अहम जानकारी हमें दी है। आइए अब हम अपने दर्शकों के सवालों को भी अपने शो में शामिल कर लेते हैं। सर, मेरा 7 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से मेरा नी जो है वो डिसलोकेट हो गया था, जिसकी वजह से मुझे नी में बहुत दर्द होता है और सर्दियों में ये प्रॉब्लम और भी बढ़ जाती है। तो मेरा सवाल ये है कि आगे जाके मुझे आर्थराइटिस होने के चांसेस तो नहीं है, और अगर है तो मुझे क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जो कार्टिलेज है, जितना बचा हुआ कार्टिलेज है या जितना कार्टिलेज अभी आपके घुटने में है, उसकी हेल्थ के लिए जरूरी है उसका पोषण या न्यूट्रिशन। और कार्टिलेज का न्यूट्रिशन मिलता है घुटने के अंदर जो फ्लूइड या पानी रहता है उसके द्वारा। तो और ये घुटने का जो पानी है, ये घुटने की जो लाइनिंग है वहां से सिक्रीट होता है और उसी से घुटने के कार्टिलेज को पोषण भी मिलता है। तो आप अपने घुटने को जितना मूव करेंगे उतना घुटने के अंदर का लुब्रिकेटिंग फ्लूइड जो है या पानी जो है उसका सर्कुलेशन उतना अच्छा रहेगा और कार्टिलेज की हेल्थ उतनी अच्छी रहेगी। इसलिए सिर्फ आप ही नहीं, हर व्यक्ति यदि रोज एक स्पोर्ट करे या योगासन करे या ऐसी एक्सरसाइजेस करे जिसमें कि घुटने का मूवमेंट होता रहे, तो आर्थराइटिस होने की संभावना कम होगी या देर से होगी। मेरे बड़े भाई को नी रिप्लेसमेंट की सलाह दी गई है, इसमें कितना वक्त लगेगा और ऑपरेशन के बाद वो कितने समय में ठीक हो जाएंगे? डॉक्टर नरेंद्र कुमार, ये सवाल आपसे। जी, अगर आपको किसी स्पेशलिस्ट ने नी रिप्लेस आपके बड़े भाई को किसी स्पेशलिस्ट ने नी रिप्लेसमेंट की सलाह दी है तो अवश्य उसे कराना चाहिए। और इसको करने में करीब करीब आप ये समझ लें कि करीब 3 से 5 दिन, एक घुटने में 3 से 5 दिन का अस्पताल में रहना आवश्यक होता है। और उसके बाद फिर मरीज का चलना फिरना शुरू हो जाता है। टाँके लगभग 10 से 12 दिन में निकाले जाते हैं और उसके बाद फिर फिजियोथेरेपी चालू होती है। वो फिजियोथेरेपी मतलब घर पे रह करके एक्सरसाइज करना, और इस एक्सरसाइज को करते हुए धीरे धीरे रिकवरी करीब 3 हफ्ते में इतनी आ जाती है कि हम आराम से घर के अंदर की सीढ़ी जो है वो चढ़ उतर सकते हैं। तो मेरी मम्मी पिछले 4 साल से आयुर्वेदिक ऑयल यूज कर रही हैं। स्टार्ट में तो उन्हें आराम था, लेकिन अब उसमें कोई आराम नहीं है। उनके नी में बहुत ज्यादा पेन होता है और अब वो 4-5 मिनट खड़ी भी नहीं हो पाती हैं, ठीक से चल फिर भी नहीं पाती हैं। तो मैं जानना चाहती थी कि आप क्या सलाह देंगे, हम किस तरह का ट्रीटमेंट लें या कोई ऑयल आप क्या सजेस्ट करेंगे उनके लिए? तो डॉक्टर राजू वैश्य, आप इन्हें क्या सलाह देंगे? देखिए, सबसे पहले तो उनको एक अपने घुटने का प्रॉपर एक्सरे कराकर स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। जो ये तेल, मलहम, पेन किलर्स की मलहम जो रहती है वो टेम्परेरी रिलीफ देती है, जोड़ के ऊपर की सतह तक ही ये पेनिट्रेट कर पाती हैं और ये अंदर की बीमारी को कभी ठीक नहीं कर सकती। इसीलिए कुछ दिन उनको क्षणिक आराम मिला, वो भी पार्शली, और उसके बाद अब चूंकि वो काम नहीं करती इसलिए बीमारी वहीं की वहीं है और इसलिए उनको आर्थराइटिस का पेन हो रहा है। और हो सकता है अगर उनकी आर्थराइटिस ज़्यादा है तो उनको ऑपरेशन या नी रिप्लेसमेंट की भी जरूरत पड़ सकती है। आप सभी एक्सपर्ट का हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को जोड़ों की दर्द की समस्या से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब मिले होंगे।
इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही, लेकिन हम अगले एपिसोड में जोड़ों के दर्द की समस्या से जुड़े कई और अहम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।